नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो है इस क्लास में यूपी टेट की जो हमारी बाल विकास शिक्षण अधिगम के अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी जो हमारी शिक्षा है उसके नवीन प्रयास मतलब क्या क्या प्रयास अब तक किए गए हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। हमारी सरकार ने जो है धीरे धीरे प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में तमाम तरह के सुधार किए और सुधार करते करते जो है उसने क्या किया कि इसमें आज तक के जो नवीन प्रयास हैं यहाँ तक पहुँची है। और इसी के साथ साथ हमारे जो संवैधानिक निर्माता भी थे उन्होंने भी शिक्षा के प्रति संविधान में इसका प्रावधान किया और शिक्षा को हमारी संवैधानिक सूची में समवर्ती सूची के रूप में शामिल किया। तो अब हम देखते हैं हमारा जो है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में हम अनुच्छेद 14 देखते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 14 यहाँ पे हम देखते हैं इसका है विधि के समक्ष समता। इसका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष या समता से या विधियों से उसको अलग नहीं किया जा सकता। उसको जो है अलग नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमारा अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। हमारा अनुच्छेद 15, इसमें सभी को संवैधानिक का अधिकार है। सभी को संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अधिकार, समान अधिकार दिए गए हैं। समान अधिकार दिए गए हैं। अधिकार दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, धर्म जो है मूल या जैसे हमारा कोई भी धर्म हो गया, जाति हो गई, वंश हो गया, इसमें जो है किसी प्रकार का विभेद ना करने का प्रावधान है। शिक्षा में जैसे हम किसी भी प्रकार का किसी भी जाति, वर्ग या संप्रदाय या उसके बीच जो हम किसी भी प्रकार से विभेद नहीं कर सकते। और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति और लैंगिक भेदभाव जो है जाति, लिंग, स्थान के अंतर्गत विभेद नहीं कर सकते। स्थान के अंतर्गत विभेद नहीं कर सकते। यानी हम किसी को भी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है हम किसी भी शिक्षण संस्थान में हम धर्म, जाति, लिंग भेद इसके आधार पर किसी भी बच्चे को हम शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हमारा अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 देखते हैं क्या कहता है। के नियोजन में
में अवसर की समानता। लोक विषय के नियोजन में लोक नियोजन, यहाँ पे हम लिखेंगे लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी हम राज्य के अधीन किसी भी पद पर जो है नियोजन या नियुक्ति से संबंधित किसी भी नागरिकों में हम विभेद नहीं कर सकते। यह हमें अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया अधिकार है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी हम किसी भी राज्य के जो पद होते हैं, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन करते समय हम किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं कर सकते। यानी हमें सभी के लिए एक अवसर, समान रूप से एक अवसर देना चाहिए। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21। दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सब हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सभी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती आप किसी तरह से हटा नहीं सकते जब तक वह विधि के बनाए गए नियम के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसी क्रम में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसमें जो है एक अनुच्छेद को इसमें संशोधन करके 21 का जोड़ा गया। तो इसमें जो है हमारा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे इन सभी को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और इन्हें जो है को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस श्रेणी के अंतर्गत उन सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है यह अनुच्छेद में संशोधन किया गया और किसका के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हो गए जो कभी स्कूल नहीं गए हैं उन सभी को 6 से 14 वर्ष के जो हमारे बच्चे हैं उन सभी को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान है। इसलिए जो है 21 का कहता है कि हमारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है और सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28 और 29। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के होने के बारे में स्वतंत्रता। तो हमारे राज्य के अंतर्गत जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत जो है किसी भी संस्थान को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 29 देखते हैं हम, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो हमारा 29 है वह अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों को संरक्षण प्रदान करता है। परंतु गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उसने कहा किसी भी विभाग में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों आते हैं, अर्थात वहाँ पे दोनों लोगों का संरक्षण दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 45 देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे देखते हैं कि अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का प्रबंधन जो है यह सरकार के अंतर्गत आती है। यानी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि
इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की आयु अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की शिक्षा जो है निःशुल्क प्रदान की जाएगी। अब एक हमारा है अनुच्छेद 343 जो है देवनागरी लिपि में, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में हिंदी जो है, देवनागरी लिपि में हिंदी जो है हमारी, वह संघ की राजभाषा के रूप में तय की गई। और अनुच्छेद 246 में जो है केंद्र व राज्य सरकार के बीच जो शिक्षा का क्षेत्र है उसका विभाजन किया गया, जो केंद्र 3 भागों में विभाजित किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। परंतु यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन, 42वें जो है संविधान संशोधन 1976, यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन जो है संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है शिक्षा को यहाँ से उठा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो यह था हमारा जो है जो हमारे संवैधानिक अधिकार थे शिक्षा के प्रति, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं हमारा जो है बाल अधिकार क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद बाल अधिकार संरक्षण जो हमारा है बाल अधिकार, तो 11 दिसंबर 1992 को जो है भारत सरकार ने बाल अधिकार को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। इसके अंतर्गत जो है एक कुछ उपबंध आते हैं जो हमारे अनुच्छेद के, जो 21 का है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का यानी बच्चों की या मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। और अनुच्छेद जो 24 है यह थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 वर्ष के कम आयु वाले बालकों को कल कारखानों और जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रति निषेध किया गया है। अगर इस तरह से कोई भी जो कारखाने हैं या भट्टे हैं, ईंट भट्टे जैसे हो गए, और मतलब जो जोखिमपूर्ण कार्यों में अगर 14 वर्ष के नीचे के बच्चा अगर कार्य कर रहा है तो वह एक दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पे जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को इस जगह पे कार्य करने के लिए निषेध किया गया है। अब एक है हमारा अनुच्छेद 14 जो इसके पहले हमने पढ़ा था समता का अधिकार, वह सभी को एक समान अधिकार देता है। और एक हमारा है इसके बाद एक और अधिकार है बाल अधिकार संबंधी नियम में अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भी हमने अभी पिछले वाले में पढ़ा था संवैधानिक अधिकार में कि भेदभाव रहित शिक्षा, यानी किसी को भी भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम देखते हैं बाल अधिकार के संरक्षण में जो है कुछ कानून हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हमारी अगली टॉपिक चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण कानून के अंतर्गत बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। 2929 ईस्वी में पारित किया गया। उस समय जो है शारदा एक्ट के अंतर्गत हमारा जो है शादी करने की उम्र बालिकाओं की 14 वर्ष और बालकों की 18 वर्ष निर्धारित थी। परंतु 1929 के आदेश को जो हमारा शारदा एक्ट था उसको निरस्त करके सरकार ने बाल विवाह अधिनियम 2006 लागू किया, पारित किया, जो 1 नवंबर 2007 से हमारा लागू होता है। और उस वर्ष जो है वहाँ पे जो है संशोधन करके जो शादी की उम्र है बालिकाओं की 18 वर्ष और पुरुषों की बालकों की 21 वर्ष तय की गई। और इसी के अंतर्गत जो है बाल श्रम अधिनियम 1986 लागू किया गया। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत हमने बताया कि 14 वर्ष के कम के बच्चों को जो है आप किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों में, कारखानों में और अन्य बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो है यहाँ पे कार्य करना निषेध है। और जो 13 व्यवसाय हमारे थे जो कठिन व्यवसाय हैं, जो काफ़ी खतरनाक क्षेत्र हैं जो बच्चों के लिए, उसमें जो है इनका पूर्णतया प्रतिबंधित है। और जो है अगर इस कानून का, इस नियम का उल्लंघन कोई करते हुए पाया जाता है तो 3 माह से 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 से 20,000 रुपये का अर्थदंड के रूप में भी सजा हो सकती है। अब हम देखते हैं बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। बाल श्रम अधिनियम 1986 का संशोधन 14 साल से कम उम्र के बालकों में शारीरिक श्रम कराना गैर कानूनी है। तो 14 से 18 वर्षों के बालकों के लिए खतरनाक घोषित क्षेत्रों में कार्य कराना एक अपराध है। अब हम देखते हैं एक अधिनियम और है पॉक्सो एक्ट। संरक्षण
बाल अधिकार संरक्षण कानून के अंतर्गत जो है हमारा एक और अधिनियम है, पॉक्सो अधिनियम 2012। इसमें जो है जब तक अगर लड़की या लड़का जो है नाबालिग है तो उसके साथ जो है किसी प्रकार का यौन हिंसा आप नहीं कर सकते। और यह जो है पॉक्सो अधिनियम 2012 यह उसे संरक्षण प्रदान करता है कि आप किसी भी तरह से किसी भी बच्चों को इस तरह से हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि यह एक गैर जमानती अपराध है। और बच्चों के इसमें जो है दूसरा हमारा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी की भी व्याख्या तय की गई, और बच्चों का यौन उत्पीड़न करने पर जो है आपको गैर जमानती अपराध के अंतर्गत सज़ा हो सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। अब हम देखते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो है हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए, बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है बहुत सुलभता से सुनिश्चित कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए, शिक्षा के स्तर के क्षेत्र में सुधार किया जाए, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, और 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों को, सभी वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं बालकों को निःशुल्क एक और हमारा है बिंदु, बालकों के निःशुल्क पठन पाठन हेतु पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म दिया जाए। अब हम देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो हमारा अधिनियम था वह 1987 और 88 के बीच में लागू हुआ था। यह जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो हमारी इस विद्यालयों को दी जाने वाली सुविधा तैयार की गई थी, तो इसमें जो हमें कहा गया कि विद्यालय में 2 बड़े कमरे अवश्य होने चाहिए, और कमरा कम से कम 30 वर्ग मीटर यानी 9 से 10 फीट का होना चाहिए। विद्यालय में 2 शिक्षक अनिवार्य हों और 1 महिला शिक्षक भी अनिवार्य होनी चाहिए। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष को जो है आकर्षण बनाया जाए। वर्तमान में बाला पेंटिंग के माध्यम से स्कूलों को आकर्षक बनाया जाता है। शिक्षक उपकरण यानी शिक्षा के जो उपकरण हैं, पढ़ाने के लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं उन्हें सुनिश्चित किया जाए। शिक्षण सामग्री हो गई, पाठ्य पुस्तक वगैरह भी सुलभता से उपलब्ध कराया जाए। चटाई कुर्सी हो गई, टीचर को बैठने के लिए कुर्सी, चटाई जो है बच्चों को बैठने के लिए हो गई। मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए, खेल सामग्री जो है, और रेडियो, एक श्रवण यंत्र, और शौचालय की सुविधा, और संगीत उपकरण के अंतर्गत तबला और मृदंग और बांसुरी वगैरह का प्रावधान था। शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 1998 में सन 1998 जो है मंत्रियों की बैठक हुई, और उसमें सर्व शिक्षा अभियान को जो है एक प्रारूप तैयार किया गया, और इसके अंतर्गत जो है सहमति बनी, और सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 से लागू हुआ। अब जो है यहाँ पे हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों पर शिक्षा के प्रति क्या क्या प्रावधान किए गए। आइए जो मुख्य रूप से कुछ टॉपिक हैं उन्हें हम देखते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाना, यानी सभी बच्चों तक शिक्षा आसानी से पहुँच सके, किसी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कठिनाई का सामना ना करना पड़े, चाहे वह दिव्यांग हो, चाहे वह किसी भी वर्ग या समूह का बच्चा हो। अब दूसरा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। लैंगिक एवं सामाजिक मतभेद को जो है प्राथमिक स्तर तक एकदम से न्यून करना था, ख़त्म करना था, यानी सह शिक्षा थी। और सभी वर्ग के छात्रों जैसे वंचित, शोषित, पिछड़े जो हमारे समाज के बच्चे थे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर थे, इनको जो है शिक्षा के क्रम में या इनकी धारा में लाने का प्रयास